हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग, दिस इज मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल टीच मी क्लाउड। और आज बेसिकली हम जो बात करने वाले हैं वीएमवेयर का टॉपिक है, और इस वीएमवेयर के टॉपिक में हम बात करेंगे डीआरएस और एचए के बारे में। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें L1 लेवल के टास्क या L2 या L3 लेवल के टास्क में, तो डेफिनेटली एचए और डीआरएस का रोल काफी इंपॉर्टेंट है, जो हर एक वर्चुअल इंजीनियर को आना चाहिए। इसके कॉन्सेप्ट और इसकी एक्टिविटी, इसकी प्रीरिक्विजिट, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो गाइज मे बी कि वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ा सा ज्यादा हो सकती है, क्योंकि हम इसमें कोशिश करेंगे सभी कंटेंट, सभी सर्विसेज को कवर करने का रिलेटेड टू एचए और डीआरएस। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट समझते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, एचए और डीआरएस का की मीनिंग क्या होती है, किस तरीके से ये हमारे इन्वायरमेंट में वर्क परफॉर्म करता है। उसके बाद फिर हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे चलेंगे, एक एक स्टेप दिखाएंगे कि कैसे आप एचए और डीआरएस को कॉन्फ़िगर करते हैं, किस तरीके से ये आपको रिजल्ट देता है, किस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को, वर्चुअल इन्वायरमेंट को ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। प्री रिक्विजिट समझते हैं कि एचए कॉन्फ़िगर करने के लिए प्री रिक्विजिट क्या होनी चाहिए, बेसिक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या होना चाहिए इन्वायरमेंट के अंदर, जिससे आप एचए और डीआरएस को कॉन्फ़िगर कर सकें। तो एक एक पार्ट पे बात करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एचए यानी हाई अवेलेबिलिटी के बारे में। एचए का कॉन्सेप्ट क्या है, एचए कॉन्फ़िगर करने के लिए कौन कौन सी सर्विस हमें ध्यान रखनी है, और एचए कॉन्फ़िगर करते समय कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, वो हम सब प्रैक्टिकल के पार्ट में देखेंगे। तो गाइस, अगर हम एचए की बात करें, वीएमवेयर एचए की बात करें, तो एज पर द नेम हाई अवेलेबिलिटी, तो मीनिंग एक तरीके से फेलोवर का निकल रहा है कि अगर आपके इन्वायरमेंट में मल्टीपल ईएसएक्सआई होस्ट है, मोर देन वन ईएसएक्सआई होस्ट आपने लगा रखे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने पूरे इन्वायरमेंट में 2 ईएसएक्सआई होस्ट यहां पे लगा रखे हैं, ठीक है। ये अपने पास ईएसएक्सआई होस्ट 1, ये ईएसएक्सआई होस्ट 2, 2 डिफरेंट ईएसएक्सआई, और एक वी सेंटर सर्वर भी हमारे इन्वायरमेंट में होना चाहिए। ये अपना वी सेंटर सर्वर हो गया, राइट। बेसिक सी रिक्वायरमेंट पहले समझ लेते हैं। और इन्वायरमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है शेयर स्टोरेज। अगर आप एचए या डीआरएस को कॉन्सेप्ट कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, एचए और डीआरएस की सर्विस को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, तो आपको शेयर स्टोरेज रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी वर्चुअल मशीन तभी मूव करेगी जब उसका लोकेशन, जब उसकी हार्ड डिस्क का लोकेशन शेयर स्टोरेज में अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ पे हम 2 स्टोरेज बना लेते हैं। ये अपने पास शेयर 1 हो गया, ये दूसरा अपने पास शेयर 2 हो गया। 2 डिफरेंट शेयर स्टोरेज, हर एक ही शेयर स्टोरेज का कम्युनिकेशन आपके ईएसएक्सआई होस्ट से अटैच है। डन। और ये दोनों ईएसएक्सआई आपके किससे कनेक्टेड हैं, आपके वी सेंटर सर्वर से। तो प्री रिक्विजिट की अगर हम बात करें, तो मिनिमम मोर देन 1 ईएसएक्सआई इन्वायरमेंट में होने चाहिए। उन दोनों ईएसएक्सआई की कनेक्टिविटी आपके वी सेंटर सर्वर से होनी चाहिए, डेटा सेंटर से कनेक्ट होना चाहिए। और साथ ही साथ जो आपकी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रही है, उन वर्चुअल मशीन की जो हार्ड डिस्क है, जो वीएमडीके फाइल है, वो वीएमडीके फाइल मस्ट बी अवेलेबल ऑन शेयर स्टोरेज। मींस अगर हम लोकल स्टोरेज की बात करते हैं, लोकल स्टोरेज अपने ईएसएक्सआई में कॉन्फ़िगर करते हैं, और उस मशीन को, उस ईएसएक्सआई को एचए में कॉन्फ़िगर करेंगे, तो हमारी वीएम को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आपने वीएम की लोकेशन, वर्चुअल मशीन के हार्ड डिस्क की लोकेशन लोकल स्टोरेज रख रखी है, तो उसमें एचए का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मींस एचए सर्विस हमारे लोकल स्टोरेज के लिए काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली इंफ्रा हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया दोनों के केस के लिए। एचए और डीआरएस दोनों की अगर एक्टिविटी आप परफॉर्म करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आपके पास ये सेटअप होना चाहिए। दोनों के केस में 2 शेयर स्टोरेज, 2 ईएसएक्सआई मिनिमम, और ईएसएक्सआई का कम्युनिकेशन आपके वी सेंटर सर्वर से होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई प्री रिक्विजिट की बात, ये बेसिक रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें दोनों के टास्क की, कि एचए किस तरीके से वर्क परफॉर्म करता है और डीआरएस हमारा क्या वर्क परफॉर्म करता है इन रियल एनवायरनमेंट। तो गाइज, एचए की बात करें, मान लीजिए आपके ईएसएक्सआई होस्ट में कुछ वर्चुअल मशीन्स आपने क्रिएट कर रखे हैं, लाइक ये वीएम आपकी जो रन कर रही है, वो आपके ईएसएक्सआई होस्ट पे, ईएसएक्सआई होस्ट 1 पे रन कर रही है। दूसरे ईएसएक्सआई होस्ट पे भी कुछ वर्चुअल मशीन रन कर रही है, लाइक 2 वर्चुअल मशीन इस पे रन कर रही है आपके ईएसएक्सआई 2 पे। पूरा इन्वायरमेंट सब कुछ सक्सेसफुली रन कर रहा है, कोई इशू नहीं है। बट अगर अनफॉर्चुनेटली आपने इसमें एचए कॉन्फ़िगर कर रखा है, ठीक है, आपने इस पूरे इन्वायरमेंट में दोनों ईएसएक्सआई का एचए जो है प्रोटेक्टेड है, एचए एक्टिवेट कर रखा है, क्रिएट कर रखा है। अब इसका बेनिफिट क्या है कि अगर एनी हाउ आपकी ईएसएक्सआई डैमेज हो जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है, या उसमें कोई हार्डवेयर इशू आ जाते हैं, तो जो इसके ऊपर वर्चुअल मशीन्स रन कर रही हैं वो हमारी प्रोटेक्टेड रहेंगी, उनका डाउन टाइम नहीं आएगा। बिकॉज एचए क्या करेगा, इन वर्चुअल मशीन को लॉजिकली कहां पे मूव करेगा, आपके ईएसएक्सआई होस्ट
2 पे, या जो भी ESXi होस्ट आपने दे रखी है उन पे वो डायरेक्टली मूव कर देगा। जो आपका ESXi फर्स्ट डैमेज हुआ तो दूसरे पे चली जाएगी, दूसरा डैमेज हुआ तो दूसरे की वर्चुअल मशीन आपके ESXi होस्ट 1 पे ऑटोमेटिक मूव हो जाएंगी। मींस एचए के केस में क्या होता है, ESXi अगर डैमेज होता है, ESXi अगर डाउन होता है तो हमारी जो वर्चुअल मशीन है वो सक्सेसफुली मूव हो जाएंगी एक लोकेशन से, एक ESXi से दूसरी ESXi में। ये कॉन्सेप्ट हमारा एचए कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। एचए का कॉन्सेप्ट, हाई अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। ये ध्यान में रखना है कि ESXi डैमेज, ESXi का डाउन टाइम आया, ESXi डाउन हुआ तो उस केस में आपका जो आपकी जो VMs है वो एक ESXi से उठ करके दूसरे ESXi में मूव कर जाएंगे। ये एचए का टास्क है। DRS की बात करें तो DRS 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, फुल्ली ऑटोमेटिक, पार्सल और आपके मैनुअल। 3 पार्ट में DRS को कॉन्फ़िगर किया गया है। बट अभी DRS की अगर हम बात करें तो जो DRS का कॉन्सेप्ट है, एचए के केस में ESXi डाउन हो रही है, राइट, ESXi डिस्कनेक्ट हो रही है, डाउन हो रही है, या उसमें कोई फिजिकल इश्यूज आ रहे हैं तो वो वर्चुअल मशीन को मूव कर दे रहा है। लेकिन कॉमन क्या है कि ESXi डाउन होगी तभी एचए काम करेगा। बट अगर आपके इस ESXi की टोटल कैपेसिटी है 5 वर्चुअल मशीन कंटेन करने की और आपने गलती से 7 वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लिए, राइट, VM क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 10 VM भी क्रिएट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, जब उसकी कैपेसिटी 5 है और आपने 7 वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दी, क्रिएट हो जाएंगे, लेकिन अब जब 7 की 7 आप वर्चुअल मशीन टर्न ऑन करेंगे तो उसका जो CPU यूसेज है और जो RAM यूसेज है वो आपका 75-90% क्रॉस करेगा। मींस आपके ESXi में हार्डवेयर नहीं बचेगा जो आपको वर्चुअल मशीन को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो उस केस में क्या होगा, DRS अपना रोल प्ले करता है और आपकी वर्चुअल मशीन को, किसी भी वर्चुअल मशीन को वो रैंडमली पकड़ेगा और दूसरे ESXi पे मूव कर देगा। गॉट इट? मींस एचए के केस में ESXi डाउन होगी, DRS के केस में आपके CPU, ESXi के CPU और RAM का जो कंजप्शन है वो मोर देन 75 या 80% होगा। वो हम प्रैक्टिकली अभी देख लेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सेट कर रहे हैं उसमें। 80% सेट कर रहे हैं थ्रेशोल्ड या 90% सेट कर रहे हैं थ्रेशोल्ड, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन DRS के केस में मशीन ESXi डाउन होने का वेट नहीं करेगा। DRS ESXi के CPU और RAM के कंजप्शन अगर इंक्रीज होते हैं, स्टोरेज के कंजप्शन अगर इंक्रीज होते हैं तो वो अपने वर्चुअल मशीन्स को क्या करेगा, शिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा। चलिए थोड़ा डीपली देखते हैं DRS के कॉन्सेप्ट को कि DRS में क्या क्या एक्टिविटी होती है। तो मान लेते हैं ये अपने पास 2 डिफरेंट ESXi बना लेते हैं और उसमें हम DRS को समझने की कोशिश करते हैं। ये अपने पास ESXi होस्ट 1, ठीक है, और ये अपने पास हो गया ESXi होस्ट 2। दोनों ESXi में आपने क्या किया है, DRS को कॉन्फ़िगर कर रखा है। मींस ये दोनों ESXi आपके क्लस्टर में हैं और क्लस्टर पे आपने DRS की सर्विस को कॉन्फ़िगर कर रखा है विद द हेल्प ऑफ vCenter सर्वर, शेयर स्टोरेज, वो सभी है। अब ये जो DRS है ना, ये 3 पार्ट में कैटेगराइज है। मींस आप बोल सकते हो DRS के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें से आपका पहला होता है फुल्ली ऑटोमेटेड, ठीक है, फुल्ली ऑटोमेटिक। दूसरा होता है पार्शल और तीसरा होता है मैनुअल, ठीक है। एज पर द नेम, DRS के जो टाइप है उनके नेम से लग रहा है कि इनके साथ एक्टिविटी क्या होगी। एक एक का एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए इसकी कैपेसिटी टोटल VM बनाने की थी 3 ESXi हैंडल करने की इसकी टोटल कैपेसिटी थी ESXi होस्ट 1 की। बट आपने गलती से या जानबूझकर इस पे आपने 5 वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दी, ध्यान न दिया कि आपकी ESXi की कैपेसिटी जो है 3 VM हैंडल करने की है और आपने टोटल जो नंबर ऑफ ESXi वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दी वो 5 क्रिएट कर दी। अब इस केस में क्या होगा, मशीन तो क्रिएट हो जाएगी बट जब आप उसको टर्न ऑन करेंगे, ठीक है, जब आप उसको टर्न ऑन करेंगे तो वी नो दैट कि ये जो वर्चुअल मशीन्स होती हैं वो ESXi बेस मशीन की ESXi हार्डवेयर का कंजप्शन करती हैं, क्योंकि उसी के पार्ट से ये हमारी वर्चुअल मशीन को RAM और CPU असाइन होता है। तो अब आप ये 5 मशीनों जब टर्न ऑन करेंगे तो आपकी जो 2 मशीनें होंगी जिनकी कैपेसिटी नहीं है हैंडल करने की, वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, दूसरे ESXi में मूव कर देगा। ये टास्क होता है फुल्ली ऑटोमेटेड का, ठीक है। बट इसमें क्वेश्चन ये आता है कि वी डोंट नो कि कौन सी वर्चुअल मशीन मूव होगी, कौन सी वर्चुअल मशीन मूव नहीं होगी। गॉट इट? वी डोंट नो। तो उसी प्रॉब्लम से बचने के लिए ESXi 6.5 के बाद जितने भी आपके इन्वायरमेंट में ESXi होस्ट या vCenter आप लगाएंगे उसमें एफिनिटी एंड एंटी एफिनिटी का रोल आपको डिजाइन करना पड़ेगा, रोल आपको क्रिएट करना पड़ेगा। उस रोल को जिस वर्चुअल मशीन के साथ अटैच कर देंगे, अगर एफिनिटी रोल आपने लगा दिया तो वो VM आपकी DRS के केस में मूव नहीं करेगी।
गॉट इट। डीआरएस अगर डीआरएस इम्पैक्ट करता है, मीन सीपीयू कंजप्शन जो है 90% प्लस जाता है, तो आपकी वो वर्चुअल मशीन्स नहीं मूव करेंगी जिसमें आपने एफएनएटी रोल लगा रखा है। होता क्या है कि जब इन्वायरमेंट में कुछ क्रिटिकल सर्वर लगाए जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सर्वर्स लगाए जाते हैं, जैसे वेब सर्वर लगा दिया 24/7, उसका एक्सेस है, कस्टमर उस पर काम कर रहे हैं, या एसक्यूएल सर्वर है जिस पर 24/7 एप्लीकेशन रन कर रहा है, कस्टमर हमारे देख रहे हैं, तो उन मशीनों को हम डीआरएस के थ्रू मूव नहीं कराएंगे। कोशिश करेंगे कि 24/7 वो अप रहे, क्योंकि मे भी चांसेस हो सकता है कि डीआरएस के केस में अगर आपका सर्वर रीस्टार्ट हो गया तो हमारे कितने सारे कस्टमर जो है इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे कस्टमर के ऊपर। तो फुल्ली ऑटोमेटिक के केस में कोई भी रेंडमली दो वर्चुअल मशीन को पकड़ेगा ये फुल्ली ऑटोमेटेड, और उसको माइग्रेट कर देगा दूसरे ईएसएक्सआई होस्ट में मूव करा देगा। ये फुल्ली ऑटोमेटेड की बात हो गई। सेकेंड, अगर हम बात करें पार्शल, तो ये आप बोल सकते हो सेमी ऑटोमेटेड। तो सेमी ऑटोमेटिक का मतलब ये होता है कि आपको एक पॉपअप जनरेट होगा, ठीक है ना, पॉपअप जनरेट होगा, वो वर्चुअल मशीन आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा कि आप इनमें से कौन सी वीएम का सिलेक्शन करना चाहते हैं। मान लीजिए आपके पास टोटल 5 वर्चुअल मशीन है, उसमें से 2 मूव होगी क्योंकि कैपेसिटी इसकी 3 के हैंडल करने की है, 5 को हैंडल करने की नहीं है, मींस 2 वर्चुअल मशीन एक्स्ट्रा बना दिए। उन 2 वर्चुअल मशीन का सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा कि भाई आप ये वर्चुअल मशीन को माइग्रेट कर सकते हो। तो पार्शली का मतलब आधा ऑटोमेटिक होगा, मींस हाफ ऑटोमेटिक होगा, जिसके इसमें आपको डीआरएस जो है पॉपअप देगा कि ड्यू टू लो सीपीयू अवेलेबिलिटी, लो रैम अवेलेबिलिटी, ये वर्चुअल मशीन आपकी मूव करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप इन वर्चुअल मशीन को इसी एसएक्सआई होस्ट पे रन नहीं करा पाएंगे। तो सेमी ऑटोमेटिक यानी पार्सल की बात करें तो पार्सल के केस में आपको पॉपअप जनरेट होगा, पॉपअप के केस में आप सेलेक्ट करेंगे वीएम का, डेटा स्टोरेज का, और उसमें प्रोसीड कर देंगे। लास्ट, मैनुअल के केस में क्या होगा? मैनुअल के केस में आपको इंडिकेशन होगा, जस्ट लाइक पॉपअप जनरेट हुआ उसमें इंडिकेशन होगा, और आपको मैनुअली वर्चुअल मशीन को उठा करके अपने ईएसएक्सआई का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो ये 3 तरीके होते हैं डीआरएस के केस में। और डीआरएस का मतलब है जब आपकी ईएसएक्सआई होस्ट के ऊपर उसकी कैपेसिटी, उसकी रैम और सीपीयू का कंजप्शन बहुत ज्यादा जा रहा है, मीन 75 या 80% थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रहा है, तो उस केस में आपकी वर्चुअल मशीन को उठाएगा और दूसरे ईएसएक्सआई पे मूव कर देगा। तो ये हो गई थियोरेटिकल बात अपने ईएसएक्सआई इन्वायरमेंट में, वीस्फीयर इन्वायरमेंट में एचए और डीआरएस की। हम ले चलते हैं आपको डेस्कटॉप पे, लैपटॉप के स्क्रीन पे, और दिखाते हैं इसमें प्रॉपर स्टेप कि कैसे आप एचए और डीआरएस की सर्विस को इस्तेमाल करते हो अपने इन्वायरमेंट में, और क्या क्या प्रॉब्लम आएगी हम प्रॉब्लम पे भी डिस्कस करेंगे, ट्रबल शूटिंग पे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने वर्चुअलाइजेशन से रिलेटेड। तो गाइस चलिए हम डायरेक्टली स्क्रीन पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं अबाउट प्रैक्टिकल और कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आ गए हम अपने, और देखते हैं पहले सेटअप हमने क्या क्या लगा रखा है, इसमें क्या क्या स्टेप हमने फॉलो कर रखे हैं। तो गाइज अभी अपने पास 2 डिफरेंट ईएसएक्सआई होस्ट हैं, जो कि हमने अभी वी सेंटर सर्वर से जोड़ा भी नहीं है। ये अपने पास फ्रेश वी सेंटर सर्वर है, और ईएसएक्सआई की बात करें तो एक अपने पास ईएसएक्सआई है 108 का, दूसरा ईएसएक्सआई हमारे दूसरे सिस्टम पे रन कर रहा है जिसकी आईपी एड्रेस है 112। सो इन दोनों ईएसएक्सआई को हम सबसे पहले अपने वी सेंटर सर्वर से अटैच कर लेते हैं। तो गाइज ये अपने पास वी सेंटर सर्वर का मेन विजार्ड है। यहाँ पे अगर देखो तो डेटा सेंटर, टेम्पलेट, डेटा स्टोरेज और नेटवर्किंग, ये डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमें क्या करना है, पहले स्टेप में क्या करना है, आपको जितने भी ईएसएक्सआई होस्ट रन कर रहे हैं उस ईएसएक्सआई होस्ट को अपने वी सेंटर सर्वर में अटैच करेंगे, और अटैच करने के लिए आप जाओगे डेटा स्टोरेज में। डेटा स्टोरेज पे आप क्लिक करने के बाद ये अपने पास वी सेंटर सर्वर का नेम आ जाएगा, जो कि कंप्यूटर नेम प्लस डोमेन नेम से इन्वॉल्व रहेगा। राइट क्लिक करेंगे अपने डेटा सेंटर नेम के ऊपर, और यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, फोल्डर क्रिएट करने का और डेटा सेंटर क्रिएट करने का। तो हम क्या क्रिएट करने वाले हैं, सबसे पहले डेटा सेंटर क्रिएट करेंगे, उस डेटा सेंटर के अंदर हम अपने दोनों ईएसएक्सआई होस्ट को अटैच करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने पास वीएम ट्रेनिंग का एक डेटा सेंटर हमने क्रिएट कर लिया, राइट। और अभी इसके अंदर कोई भी ईएसएक्सआई ऐड नहीं की हमने, तो राइट क्लिक करें आप अपने डेटा सेंटर के ऊपर, गो टू द ऐड होस्ट। ऐड होस्ट पे जाने के बाद हम यहाँ पे पहले वाले स्टेप पे आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करनी है अपने ईएसएक्सआई होस्ट की। जो भी आपके इन्वायरमेंट में ईएसएक्सआई होस्ट रन कर रहा है उसकी आईपी एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो 108 हमारी पहली ईएसएक्सआई है, उसको कनेक्ट करा लेते हैं पहले रूट, और जो भी पासवर्ड आपने इस्तेमाल किया होगा वर्चुअल ईएसएक्सआई होस्ट क्रिएट करते समय
आप उस यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू इसको कनेक्ट करा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, एंड नेक्स्ट अगेन, नेक्स्ट एंड फिनिश। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि जो चेंजेस हैं हम ये सक्सेस जुड़ने के बाद करेंगे। पहले ये सक्सेस को आपने सक्सेसफुली अटैच किया अपने डेटा सेंटर में, मीन्स अपने वी सेंटर सर्वर में। सेकंड स्टेप आता है, सेकंड ये सक्सेस को हम अटैच करते हैं, राइट क्लिक करेंगे डेटा स्टोरेज के ऊपर, ऐड होस्ट पे जाएंगे, और ऐड होस्ट पे जाने के बाद आप अपने दूसरे ये सक्सेस होस्ट की आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे। 192.192.168.0.112 आईपी एड्रेस है हमारे दूसरी ये सक्सेस होस्ट की। तो सेम तरीका, सेम प्रोसीजर, यूज़र नेम और जो भी आपने पासवर्ड इंस्टॉलेशन के टाइम पे यूज किया होगा उसके थ्रू आप अपने ESXi होस्ट को vCenter सर्वर में कनेक्ट करा लेंगे। ठीक है गाइस, थोड़ा सा रेजोल्यूशन का इशू है, क्योंकि हमारा जो ESXi होस्ट रन कर रहा है उसका रेजोल्यूशन, और जो अपने पास जिस पे हमने ESXi vCenter सर्वर को एक्सेस कर रखा है, इसमें एडोब फ्लैश प्लेयर नहीं इंस्टॉल है, इस वजह से ये बार बार ब्लैक स्क्रीन आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने रिसेंटली इस सर्वर को क्रिएट किया है। ओके, इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि आपका जो ESXi होस्ट है मस्ट बी कनेक्टेड। तो जस्ट गिव मी 2 मिनट, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि उसकी आईपी एड्रेस तो कहीं चेंज नहीं हुई है, एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, यहाँ पे तो सही है, यस ठीक है। एक्चुअली वो स्लीप मोड में चला गया था, इस वजह से डिस्कनेक्ट दिखा रहा था। नाउ वी सक्सेसफुली कनेक्टेड आवर बोथ ESXi होस्ट टू द vCenter सर्वर। अगर हम अपने थियोरेटिकल पार्ट की बात करें तो 2 ESXi, एक vCenter सर्वर, 2 शेयर स्टोरेज। ठीक है, तो 2 शेयर स्टोरेज की अगर हम बात करें, 2 शेयर स्टोरेज जो अपने पास इन्वायरमेंट में है उनके बारे में हम देख लेते हैं। पहले हम अपने ESXi होस्ट पे क्लिक करते हैं, और ESXi होस्ट पे क्लिक करने के बाद अगर आप इसके डेटा स्टोरेज की बात करते हैं तो इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि कितने आपने डेटा स्टोरेज अटैच कर रखे हैं, कितने शेयर स्टोरेज अटैच कर रखे हैं। तो 2 शेयर स्टोरेज इसमें है, NFS2, NFS1 के नाम से। दूसरे ESXi होस्ट की बात करें, इसके डेटा स्टोरेज की बात करें तो सेम डेटा स्टोरेज इससे भी कनेक्टेड है, राइट। एक इंपॉर्टेंट पार्ट, आप इसकी नेटवर्किंग में जाकर के, इसके स्टैंडर्ड स्विच में जाकर के एक छोटा सा टॉपिक, एक छोटा सा छोटी सी सर्विस आपको एक्टिवेट करनी पड़ेगी, जो आपकी सर्विस कहलाती है vMotion को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो चलिए हम उस सर्विस को एक्टिवेट कर लेते हैं, vMotion की सर्विस को एक्टिवेट कर लेते हैं। ठीक है, vMotion सर्विस हमें दोनों ESXi होस्ट में एक्टिवेट कर रखना है। तो चलिए हम इसको सेपरेटली एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पे 192.168.108 एडवांस पे गए, यहाँ पे प्रोसीड विद अनसेफ। सेपरेटली हमने ESXi होस्ट को एक्सेस किया यहाँ पे, और इसकी नेटवर्क के पार्ट में जाकर के हमें क्या करना है, vMotion की सर्विस को एक्टिवेट करने देना है। तो दोनों ESXi में करना है। अभी हमने 108 को एक्सेस किया है, इसके बाद हम 112 को एक्सेस करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा ऑप्शन है, नेटवर्किंग का ऑप्शन में जाएंगे आप, और नेटवर्किंग पे क्लिक करने के बाद अपने पास ऑप्शन है VM कर्नल का, VM कर्नल NIC पे क्लिक करेंगे। ये VM निक जो निक कार्ड लगा है उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा vMotion का। तो यहाँ पे तो vMotion आपका इनेबल है, नहीं इनेबल तो आप एडिट में जाकर के क्या कर सकते हैं, एडिट सेटिंग में जाकर के इसको इनेबल करा सकते हैं। चलो 108 में अपने पास जो ESXi है 108 की, उसका जो vMotion है वो आपका एक्टिवेट है, फॉल्ट टॉलरेंस भी एक्टिवेटेड है। अब सेकंड ESXi में भी एक बार चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या उसका vMotion सर्विस एक्टिवेट है या नहीं, क्योंकि vMotion अगर एक्टिवेट नहीं है तो हमारा जो DRHA है वो टास्क परफॉर्म नहीं करेगा, उसका रिजल्ट हमें नहीं मिल पाएगा। चलिए प्रोसीड टू अनसेफ, नॉट एन इशू। ठीक है, जो भी ESXi का यूजर आईडी पासवर्ड है उस यूजर आईडी पासवर्ड पे आप लॉगिन करा लेंगे। नेटवर्किंग पे जाएंगे, नेटवर्किंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सेम प्रोसीजर, VM कर्नल NIC, VM कर्नल निक कार्ड पे क्लिक करने के बाद हमें ये ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा, VM इथरनेट जो भी आपके पास लगा है। कंफर्म कर लेते हैं vMotion इसका भी एक्टिवेटेड है। तो ये वेरीफाई हो गया कि दोनों ESXi होस्ट का vMotion एक्टिवेटेड है। अब एवरीथिंग इज ओके। अब हम क्या करते हैं कि इस ESXi में एक VM है, बट अनफॉर्चुनेटली वो VM जो है ना 108 की जो VM है वो हमारे लोकल स्टोरेज पे है। तो हम फटाफट एक VM क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं। ठीक है,
एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेते हैं। न्यू वीएम पे गए और न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक किया। पहला भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, कोई सा भी नाम दे देते हैं, यहाँ पे विंडोज 7 का नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए आप। डेटा सेंटर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट, कौन से ESXi में रखना है वो हम डिसाइड कर देंगे। 108 में ही रखना चाहते हैं, नेक्स्ट करेंगे। 112 में कोई भी वर्चुअल मशीन नहीं है, राइट। NFS2 25 GB का है तो NFS2 में प्रोसीड कर देते हैं। ठीक है, इसमें अपने पास जो टोटल कैपेसिटी है 24 पॉइंट समथिंग GB फ्री है। NFS2 का सिलेक्शन करके हम इसमें प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, OS टाइप, कौन सा OS सेलेक्ट करना है, यहाँ पे OS टाइप आपको सिलेक्ट करना है। मशीन मस्ट बी है 64 बिट। आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें सेलेक्ट करेंगे लेकिन मशीन मस्ट बी है 64 बिट। अगर 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम आप बेस्ड मशीन क्रिएट करेंगे तो उसमें जो ऑटोमेशन पार्ट है, जो HA है, जो DRS है, ये टास्क परफॉर्म नहीं होंगे, राइट। तो हमें ध्यान रखना है, कोशिश ये करनी है कि जो वर्चुअल मशीन आप क्रिएट करोगे वो वर्चुअल मशीन मस्ट बी 64 बिट। वो आपकी VM जो है 64 बिट की होनी चाहिए। और हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क में हम यहाँ पे थिन प्रोविजन के साथ प्रोसीड करते हैं। थिन प्रोविजन ऑलरेडी है इसमें सिलेक्टेड, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, नेटवर्क में आपको डिफॉल्ट नेटवर्क सेलेक्ट करना है या अपने जो नेटवर्क बना रखा है उस पर आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे डिफॉल्ट नेटवर्क पे प्रोसीड करेंगे क्योंकि HR जो नेटवर्क है वो इंडिविजुअल ESXi होस्ट में है। इस वजह से आप VM नेटवर्क पे जाओगे, नेक्स्ट करोगे और फिनिश। ये हो गया थर्ड स्टेप, जिसमें हमने क्या किया, एक VM क्रिएट किया। VM का लोकेशन जो हमने रखा है, हार्ड डिस्क का जो लोकेशन रखा है वो किस में रखा है, शेयर स्टोरेज में। एक VM और क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया और लग जाए प्रैक्टिकली। डन, नेक्स्ट किया। यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर हम इस्तेमाल करेंगे, कोई सा भी नाम दे दीजिए। यहाँ पे विंडोज 8 का नाम दे दिया हमने, जस्ट सिंपल। नेक्स्ट किया। इस मशीन को भी 108 पे रख रहे हैं क्योंकि हमें मूव कराना है, ऑटोमेटिक मूव कराना है। NFS2 सेम स्टोरेज इसका भी रख दिया हमने, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट में नेक्स्ट करते हैं अभी यहाँ पे। अगेन आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल प्रोवाइड करनी है, मस्ट भी है 64 बिट। इसमें आपको ध्यान रखना है 64 बिट का OS होना चाहिए। अगेन यू नीड टू प्रोवाइड, आप यहाँ पे हार्ड डिस्क के स्पेस प्रोवाइड कर दीजिए 10 GB। थिन प्रोविजन हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। नेटवर्क में जाकर के इसको VM नेटवर्क सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ तक सब कुछ ओके है। 2 वर्चुअल मशीन आपने सक्सेसफुली क्रिएट कर दी अपने ESXi होस्ट 1 के अंदर, जो आपका 108 है। अब आप यहाँ पे क्लिक करो, VM नेटवर्क पे क्लिक करो, जो VM नेटवर्क आपका मेन कंटेनर है, मेन डेटा स्टोरेज है। VMs पे क्लिक करने के बाद दोनों वर्चुअल मशीन्स आपकी डिटेल, यहाँ पे तीनों वर्चुअल मशीन्स की डिटेल अवेलेबल है, राइट। अगर आप ESXi वाइज जाएंगे तो ये जो वर्चुअल मशीन है, तीनों VM हमारी एक ही ESXi होस्ट में रन कर रही है, वो है 108, राइट। और अगर 112 की बात करें तो 112 के केस में भी कोई वर्चुअल मशीन नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, अपने इस पूरे इन्वायरमेंट पे HA कॉन्फ़िगर करेंगे। HA कॉन्फ़िगर करने के बाद 108 ESXi होस्ट को डाउन कर देंगे। फिर देखेंगे कि HA के थ्रू वो हमारी वर्चुअल मशीन्स मूव होकर 112 में जानी चाहिए। तो चलिए HA कॉन्फ़िगर करते हैं। HA का कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो डेटा सेंटर बना रखे हैं उस पर राइट क्लिक करो और एक क्लस्टर क्रिएट करोगे। न्यू क्लस्टर पे क्लिक किया, कोई सा भी नाम दे दो यहाँ पे, क्लस्टर फॉर, ठीक है, HA। और यहीं पे ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है आपको DRS और HA को टर्न ऑन करने का, राइट। EVC भी है, EVC है इनहैंस वर्चुअल कंपैटिबिलिटी, जिसमें आपके डिफरेंट CPU, इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम HA को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। यहाँ पे HA पे क्लिक किया और इसको टर्न ऑन कर दिया, राइट। HA को टर्न ऑन करने के बाद आप कर देंगे ओके। DRS अभी इसके बाद देखेंगे, पहले हम यहाँ पे vSphere HA पे क्लिक करते हैं, ओके कर देते हैं। एवरीथिंग इज ओके। ये आपका प्रोसीड करेगा, HA क्रिएट होगा दोनों ESXi होस्ट के ऊपर, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा हमें। ठीक है, जो HA आपका क्लस्टर क्रिएट होगा वो किसके ऊपर क्रिएट होगा, वो आपके क्लस्टर के ऊपर हमेशा क्रिएट होगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं अभी। क्रिएट क्लस्टर, थोड़ा सा लेट इसमें इन्फॉर्मेशन आ रही, लेकिन इसके बाद अभी हमें हमें देखना है कि HA दोनों के ऊपर एक्टिवेट हो गया या नहीं। तो हम अगर ESXi होस्ट में जाके देखेंगे ना तो HA प्रोटेक्टेड दिखाएगा। हमारी वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टी में देखेंगे तो भी उसमें HA प्रोटेक्टेड दिखाई पड़ेगा। चलिए यहाँ पे समरी पे क्लिक करते हैं। अभी तो हमने जस्ट प्रोसीड किया तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें मे बी।
ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करते हैं अभी इसमें अपने एच ए के कॉन्सेप्ट को देखने के लिए पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। ओके, क्लस्टर हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया और क्लस्टर में ही हमने एच ए सर्विस को टर्न ऑन कर दिया था, राइट। तो एक काम करते हैं, अपने जो ई एस एक्स आई होस्ट है एक बार कंफर्म कर लेते हैं। इसमें देखो आपकी 3 वर्चुअल मशीन अवेलेबल है, 2 वर्चुअल मशीन विंडोज 7 और 8 जो है शेयर स्टोरेज पे अवेलेबल है। इस जो दूसरी ESXi होस्ट है 112 उसके ऊपर कोई भी वर्चुअल मशीन रन नहीं कर रही है, राइट। तो जो हमारी वर्चुअल मशीन रन कर रही है, जो ESXi हमारी VMs को कंटेन करके रखी है, हम उस ESXi को जाके स्टॉप कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं। 108 की ये अपने पास ESXi होस्ट है जिसपे 3 VM रन कर रही है, HA कॉन्फ़िगर है। आप अपने इस ESXi को हम क्या करने वाले हैं, टर्न ऑफ करने वाले हैं। तो एज पर द पॉलिसी जैसे ही आप अपने ESXi होस्ट को टर्न ऑफ करोगे, जाहिर सी बात है जो हमारी वर्चुअल मशीन है वो डाउन हो जाएगी। और बिकॉज वो जो कंटेन हुई हैं वो हमारे ये ESXi 108 पे हैं, लेकिन HA जो कॉन्फ़िगर किया है, HA की हेल्प से हमारी जो VMs हैं वो मूव हो करके हमारे जो दूसरी ESXi होस्ट है, जो 112 की ESXi होस्ट है, उस पर सक्सेसफुली मूव होने चाहिए। तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा इन्वायरमेंट हमारे ऑन लैपटॉप पे कॉन्फ़िगर किया गया है। तो इट में भी थोड़ा सा नेटवर्क जो है स्लो है क्योंकि ऑल सिस्टम्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ वाईफाई कनेक्शन। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट हमें डेफिनेटली रिजल्ट मिलना चाहिए क्योंकि एज पर द प्रोसीजर हमने सभी प्रोसीजर फॉलो किए हैं, सभी स्टेप फॉलो किए हैं। तो डेफिनेटली चांसेस ये है कि हम ये हमारी VMs जो हैं ऑटोमेटिक मूव होंगी, क्योंकि अभी भी हमारे ESXi होस्ट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ा जबकि हमने बैकेंड से ESXi को टर्न ऑफ कर दिया। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे रेड आएगा ये वर्चुअल मशीन मूव होना स्टार्ट हो जाएंगी। पहले हमारा जो ESXi है वो डाउन होगा, उसके बाद फिर हमारी जो वर्चुअल मशीन्स हैं वो सक्सेसफुली मूव होना स्टार्ट कर देंगे अपने दूसरे ESXi होस्ट पे। चलिए ये देखिए यहाँ पे ये आपका रेड मार्क आया, मीन्स ये डिस्कनेक्टेड है, नॉट रिस्पॉन्डिंग है, कोई दिक्कत नहीं। पेज को रिफ्रेश करते हैं हम, थोड़ा सा इंतजार करते हैं VM को मूव होने का, क्योंकि HA हमने एक्टिवेट किया है ना कि DRS का भी कॉन्सेप्ट देखेंगे इसके बाद। बट पहले हमें HA का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि क्या VMs हमारी मूव हो रही हैं या नहीं। ठीक है, अभी हमारी वर्चुअल मशीन उसी लोकेशन में दिखाई पड़ रही हैं, ऑल आर पावर ऑफ, कोई दिक्कत नहीं, पावर ऑन हो या ऑफ हो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के केस में हमारी VM मूव होनी चाहिए। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम। ठीक है, हमने अपने ESXi होस्ट को 108 को जो है शट डाउन किया है, मैनुअली जाके टर्न ऑफ कर दिया है। जो इसके अंदर वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट की थी, जिसको हमने शेयर स्टोरेज का लोकेशन दिया था, जिस हार्ड डिस्क का शेयर स्टोरेज लोकेशन दिया था, वो बेसिकली वो वर्चुअल मशीन आपके सक्सेसफुली मूव हो चुकी हैं अपने ESXi सेकेंड यानी 112 पे। तो अगर हम यहाँ पे वर्चुअल मशीन पे या अपने ESXi होस्ट पे जाएं, तो जो भी हमने क्रिएट की थी अपने 108 में, Win8 और Windows 7, वो सक्सेसफुली मूव हो चुकी हैं किसमें, सेकेंड ESXi में। विंडोज 10 का मूवमेंट नहीं हुआ, विंडोज 10 अभी भी टर्न ऑफ है, मीन्स अभी भी 108 ये लोकेशन दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज ये जो हार्ड डिस्क है हमारे, ये जो वर्चुअल मशीन है, ये लोकल स्टोरेज में क्रिएट होने की वजह से इसका माइग्रेशन नहीं हो सकता, ये मूव नहीं करेगी इन केस ऑफ HA, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्रीरिक्विजिट अगर हमें HA का कॉन्सेप्ट देखना है, HA का इम्पैक्ट देखना है वर्चुअल मशीन के ऊपर, तो वर्चुअल मशीन मस्ट बी अ पार्ट ऑफ आवर शेयर स्टोरेज। तो गाइज ये पूरा प्रोसीजर हुआ है HA का। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं DRS के कॉन्सेप्ट, क्योंकि DRS में बहुत से टाइप्स हैं, तो हर एक टाइप्स के बारे में हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि कैसे DRS इन्वायरमेंट में परफॉर्म करता है। तो उम्मीद है गाइज कि आपको इसमें जितने भी स्टेप होंगे सभी प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट ड्रॉप करिए, डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करने के लिए। तो गाइज आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं कल और डिस्कस करते हैं अदर टॉपिक पे। टेक केयर एंड बाय बाय गाइज।